गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैंने ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। फिर मैंने अपना मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से कंप्लीट किया है। इसी साल कंप्लीट किया। मैंने पिछले बार फॉर्म नहीं भरा था UGC नेट का, इस बार भरा है और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे स्कोर है। मेरा 99.51 परसेंटाइल है और मैंने UGC नेट और ज़्यादा दोनों क्वालिफाई कर लिया है। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के मैं आपसे कुछ 2-3 लाइनें बता दूँ इस एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्ज़ाम बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी देता है। पहली तो नेट एलिजिबिलिटी काम आती है आपके, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी आती है उसमें भरना है तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। दूसरी JRF, अगर आपको PhD करते समय मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके थ्रू। अगर आप JRF कर लेते हैं और आप PhD मैनुअल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एग्जाम को प्रिपेयर करने के मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस प्रोसेस को। एक तो फर्स्ट पार्ट, एक तो सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मतलब पेपर वन कंटेंट उसके होते हैं लगभग 10 यूनिट के। उसमें 10 यूनिट होते हैं जिसमें से 7 to 8 यूनिट थ्योरेटिकल होता है। उसमें 2 यूनिट आप पढ़ नहीं सकते, उसको सॉल्व करना पड़ता है। एक तो मैथ्स को और जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है ये सब DI रहता है। तो 7 यूनिट मेनली मैं मानता हूँ कि थ्योरेटिकल पढ़ने होते हैं। इसको सॉल्व करने का अप्रोच मतलब पढ़ने का अप्रोच मैंने ये रखा था कि मेरा जो अप्रोच था, मेरे पे जो काम किया मेरे साथ, हो सकता है आप पे ना काम करे। इस प्रोसेस से मेरे बुक लिस्ट से, रिसोर्सेज से, जो भी तरीका है मेरा, इससे आप जो भी आपको लगता है कि आपके लिए काम करेगा वो आप उसको लीजिए और उसको आप ऐड कर लीजिए अपनी चीज़ों में। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे। तो पेपर 1 में सबसे पहले तो मैंने कोई किताब खरीदी थी, एक KVS मदान करके है, मतलब बहुत अच्छी किताब, बहुत फेमस है, बट मेरे किसी काम नहीं आई। मुझे वो बहुत बोरिंग लगती थी किताब, वो मैंने खरीदी और आज तक रखी हुई है, उसका कोई काम नहीं आया। अब पेपर देख के मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप उसको पूरा A to Z पढ़ लेते हैं, जो कि मुश्किल है, किसी ने पढ़ा नहीं मेरे साथ के बच्चों ने, तो ठीक होगा, बट आप पढ़ नहीं पाएंगे उसे। वो इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बहुत बोरिंग है मेरे लिए। तो मैंने पूरा का पूरा पेपर 1 सिर्फ YouTube से पढ़ा है। मेरा अप्रोच बहुत सिंपल सा था। मैं टॉपिक पे डिपेंड करता था, एजुकेटर्स पे नहीं। मुझे जो एजुकेटर अच्छा पढ़ाता था उसको मैं नोट्स बनाता था और उस टॉपिक में ऐड भी कर लेता था दूसरे एजुकेटर से। जैसे एक टॉपिक मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो मुझे जो मैंने देख लूंगा कि जिस टीचर के मुझे लैंग्वेज अच्छी लगती है, मैं पढ़ लूंगा उनसे और फिर उनका जो नोट्स बनाया है वो मैं ऐड कर लूंगा। तो मैंने ऐसे एक टॉपिक के 2 to 3 एजुकेटर से भी कभी कभी नोट्स बनाया है, जैसा मुझे समझ में आया उनकी भाषा और जैसा उनका नोट्स अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे बन के मत रहिए किसी एक एजुकेटर से, आपको जिस टॉपिक के जो एजुकेटर पसंद है आप उससे पढ़िए। पेपर 1 उसी का क्रैक होगा जो 4 यूनिट जो बोल रहा हूँ उसका सही से स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से। जैसे कि पहला है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड DI, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन और फिर लॉजिकल रीजनिंग। ये चीज ऐसी है कि कभी भी इससे बदलेगा नहीं पेपर। मैंने जितने देखे, मैंने लगभग 40 मॉक सॉल्व किए। मॉक का सेंस है कि PYQ। पिछले साल के मैंने 34 पेपर सॉल्व किए हैं, 34-35 के आसपास 2021 के, और 2020 के भी मैंने 5 से 10 सॉल्व भी किए होंगे। तो उसका मैंने सॉल्यूशन भी देखा था, तो उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि पेपर 1 जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना अगर आपको है तो आप ठीक है, बट ये 4 यूनिट आप कभी मत छोड़िएगा। कभी भी पेपर उल्टा सीधा अगर आ गया, जैसे हमारे में आया था, हमारा शिफ्ट 2 बहुत आर्बिट्री आ गया था, बट उसमें उस कंडीशन में, ऐसे सारे कंडीशन में एक चीज जो है वो बहुत सटल रहेगी, सेम रहेगी, नॉर्मल रहेगी, वो ये 4 यूनिट है थ्योरी, क्योंकि वो बहुत डीप चीजें हैं। तो उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नॉर्मल बने, आप टफ बन रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इस पे ज्यादा डिपेंड हुई, उनको पढ़ लीजिए, उनके बेस क्लियर कर लीजिए, उनके बेसिक्स और हर चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। लेकिन आप ओवर डिपेंडेंट मत रहिए उनके ऊपर। आपका मैथ्स कमजोर है तो टाइम दीजिए, मैथ्स सुधारिए। जिन जिन बच्चों के मैथ्स अच्छे होंगे आप देखेंगे कि अपने आप 30 से 35 के बीच में मार्क्स आएंगे। मेरे 35 आए थे पेपर 1 में। तो पेपर 1 को ऐसे अप्रोच कीजिए, हर यूनिट का नोट्स बनाइए, PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ से आप जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर अच्छी लगती है तो आप उसको नोट्स में ऐड कीजिए। PYQ में मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे तो मैं उसका सॉल्यूशन पढ़ता था, जो सही होते थे मैं उसको भी देखता था कि कहीं मैंने तुक्का तो नहीं लगाया है इस पे, इस सही आंसर क्या होंगे। तो मैंने पेपर बहुत अच्छे सॉल्व किया था। पेपर 1 पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने और यूट्यूब से बेसिक सबके सारे चैप्टर के नोट्स बनाने से ही मेरा हुआ। पेपर 2 पे अगर मैं आऊँ तो पेपर 2 को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पढ़ा, क्योंकि मेरा पेपर 2 में मेरी कमजोरी कुछ मुझे लगी थी, वो पॉलिटी में लगी थी। तो पॉलिटी को मैंने थ्योरी तो बहुत पढ़ा था DD बासु वगैरह से, लक्ष्मीकांत मैंने नहीं पढ़ी कभी, लेकिन पॉलिटी में हमेशा मैंने एक उड़ान की वो पढ़ी थी, शॉर्ट नोट्स करके आती है उसकी, रटने के लिए ली थी। हालांकि मुझे पॉलिटी याद नहीं होती थी और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था। तो मैंने उसका अप्रोच ये रखा कि मैंने कई सारे एग्जाम, जैसे SSC CGL CDS UPSC, सबके जो लोगों ने पॉलिटी के MCQ सॉल्व कराए यूट्यूब पे, मैंने के 2-2 3 घंटे के मैराथन लेक्चर सेव कर लिए और मैं खाली टाइम में पूरे में उसको ही देखता था।
तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा किया पढ़ाई से ज़्यादा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरा नहीं हो पाया उतना प्रोडक्टिविटी, बट जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हम गवर्नर पढ़ रहे हैं, हम गवर्नर में कभी भी क्वालिफिकेशन क्या है, रिमूवल कैसे है, इस पर उतना ध्यान ना दें शायद, तब ज़्यादा ध्यान देंगे जब हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन में हम गलती करेंगे। तो इसीलिए ऐसे पॉलिटी खासकर मेरे हिसाब से बिना क्वेश्चन के नहीं हो सकती, आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। और पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है, वो सबको नहीं आता, आप कितना भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे। पॉलिटी इज नॉट समथिंग लाइक थ्योरी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय सॉल्विंग पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने ऐसे सॉल्व की। पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, थोड़ा सा पार्ट तो इसमें कवर हो जाता है लक्ष्मीकांत में, डीडी बासु में जब मैंने पढ़ा था तो हो जाता है। मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, डीडी बासु में थोड़ा सा कवर हो जाता है, बॉडी वगैरह और इंस्टीट्यूशंस वगैरह। पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने मेनली पढ़ा है ग्रेजुएशन के टाइम पे, थोड़ा पढ़ा था, एमए में थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब बहुत मैंने सटल कोई किताब प्रॉपर नहीं फॉलो की। और इसमें भी आके मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया था इसमें, तो मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस यूट्यूब से पढ़ा था, मैंने बहुत बेसिक पढ़ा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का, तो जो कि सबको टफ लगता है, मुझे बहुत टफ लगता था, अभी भी लगता है। तो उसको मैंने एडुसीकर से फॉलो किया था और सार सक्सेस से फॉलो किया था। आप उसको देख सकते हैं, उसे नोट्स बना सकते हैं, आए ना आए वो तो किस्मत की बात है, बट आप पढ़ लीजिए उतना एटलीस्ट, कुछ नहीं से कुछ बेटर, क्योंकि कोई यूनिट छोड़नी नहीं है। एक भी यूनिट आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी आपकी। कभी भी पेपर बहुत इम्बैलेंस आ जाता है, आपके पढ़ा हुआ नहीं आता है, तो हमेशा वो चीजें जिसको आप छोड़ते हैं वही आपको बचाती हैं। तो हमेशा किसी भी यूनिट को छोड़ के ना जाए, किसी पार्ट को भी आप टूटे फूटे पढ़ें, लेकिन हर पार्ट को ठीक से पढ़ के जाएं, कैसे भी पढ़ के जाएं, अपनी कैपेसिटी का पढ़ के ही जाएं। तो मैंने उसको भी पढ़ा। और गवर्नेंस का जो है वो मेरे एक दोस्त का नोट्स था, मैंने उससे पढ़ा, उसके यूपीएससी के थे, किसी ने बायजू से बनाए थे, तो मैंने उससे पढ़ा था गवर्नेंस। तो ये एक ब्लॉक था मेरे लिए। दूसरा था पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एमए के टाइम से ही मेरी एक ही बुक रही उसकी, ओपी गौबा। कई लोग को पसंद नहीं हो किताब, कई लोग को बहुत नॉर्मल लगती है, मीडियोकर लगती है, जैसी भी हो आपको पढ़ने से मतलब है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था जब मैंने पॉलिटिक थ्योरी शुरू की थी, मेरे ग्रेजुएशन में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, तो मैंने खुद से ही पढ़ा। तो ओपी गौबा वॉज द बेस्ट बुक, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो भी डेवलप हुई है, और मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी थॉट सब कुछ मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट वही है। पॉलिटी कमजोर थी, थ्योरी मेरी बहुत अच्छी है अभी भी, तो वो सब ओपी गौबा से ही हुआ है। मैंने राजीव भार्गव भी पढ़ी है, मैंने हेवुड भी पढ़ी है, बट जितना कंज्यूम कर पाया, जितना एब्जॉर्ब कर पाया, वो ओपी गौबा से ज्यादा कर पाया, मैं सबसे ज्यादा उसी से कर पाया। तो ओपी गौबा की मैंने 3 किताबें, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी, तीनों वेस्टर्न ओपी गौबा की ही मैंने ली थी। कंपैरेटिव के लिए मैं कुछ चीजें ओपी गौबा में है, कुछ चीजें आईआर बताऊंगा, अभी आईआर की किताबों में मिल जाती हैं। और बाकी मैंने पीवाईक्यू से किया था, उसको क्वेश्चन सॉल्व किए थे कई सारे एग्जाम के, तो उससे मेरा हो गया था। तो मैंने पीवाईक्यू सिर्फ यूजीसी नेट का ही नहीं किया था, एमए में जितने भी पूछते हैं, जैसे जेएनयू का जितना पेपर होता है 3-4 साल का एमए का, डीयू का जितना 4 साल का होता है एमए का, दिक्कत ये हो गई है कि एनटीए पेपर बना रहा है तो बहुत स्टैंडर्ड पेपर हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं वो पेपर, इसके भी और एमए के एंट्रेंस के भी। तो आप उनके पेपर को भी लेंगे तो आपका पढ़ने में आपको हेल्प ही होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के एमए के पेपर भी सॉल्व कीजिए। तो मैंने जो भी किया था उन सब से मेरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया था। आईआर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था एमए के टाइम पे, जब मैं जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी कर रहा था, मतलब उसका एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने बेलिस और एंटोनी हेवुड पढ़ी थी। लाइफ में मैंने 2 किताबें पढ़ी वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और मुझे लगता है आज तक उसके बाहर कुछ नहीं आया किसी पेपर में भी। दैट बुक वॉज मोर देन सफिशिएंट। आप अपने मास्टर्स में अगर आ रहे हैं या मास्टर्स में कर चुके हैं, लाइफ में वो किताब जरूर पढ़िए, उसके बिना आप कभी पॉलिटिकल साइंस में आगे नहीं जा सकते। वो किताबें एकदम आपकी थ्योरी और करंट इवेंट जो है, वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली पार्ट, वो बहुत अच्छी कर देगी आपको। बहुत अच्छी किताब है, वो जरूर पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। वो किताब दोबारा रिवाइज नहीं हो पाएगी, उसके नोट्स बनाइए। मैंने नोट्स बनाया था एक कॉपी में दोनों बुक का मिला के, जो आज तक है, और आज तक उससे कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। तो उससे मैंने पढ़ा था। फिर दूसरी चीज मैंने पढ़ी थी, आईआर मेरा ऐसे हो गया। फॉरेन पॉलिसी मैंने थोड़े से विजन के नोट्स देख लिए थे, और बहुत मैंने ध्यान से नहीं किया था। वैसे मैं न्यूज से काफी अवगत रहता था, तो न्यूज के चीजों से, और लेटेस्ट जितनी ट्रीटीज हुई हैं इंडिया की, बहुत फेमस आपको मिल जाएंगे। डिस्प्यूट हैं, ट्रीटीज हैं, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं। और इसके साथ साथ कंट्री जा जाके मैंने, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन नोट्स, यूपीएससी वालों का सारा मटेरियल अवेलेबल है फॉरेन पॉलिसी बहुत आसानी से। तो आप बस कुछ भी लिखिए, दृष्टि आईएएस से यूपीएससी डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी सारा। तो आप सब कुछ मैच करेगा। आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें इंडिया भी आएगा, और इंडिया की जो चीजें पढ़ेंगे तो आपका बहुत सी कंसाइड होके आपको कंक्रीट चीज मिल जाएगी। तो दोनों चीज मैंने ऐसे कवर की थी। फिर आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बायजूस के नोट्स पढ़े थे
टू बी फेयर एनफ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी नहीं पसंद है, लेकिन मुझे कंपैरेटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबैट कुछ नहीं पसंद है। लेकिन पेपर में जब भी मैंने छोड़ा इसको तो मेरे एमए में भी एंट्रेंस में नुकसान हुआ मुझे, और मुझे ऐसा फील भी होता था कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ नहीं आता है इसमें, मतलब एक पार्ट है, एक होल है, लूप होल जो है छूटा हुआ। तो मैंने इसको अच्छे से कवर किया। आपको भी पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पबैट से और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, तो छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कवर करके ही जाइए। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, कुछ भी पढ़िए, इसको जो छोड़ के जाता है उसके मेरिट कभी नहीं बनती। आप किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये आपको गारंटी लेके चलनी है अपनी। 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आपको कुछ कमजोर लगता है तो आप किसी को बेहतर करिए, लेकिन आपको पढ़ के सब जाना है, क्योंकि ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं, इसमें आपका नॉलेज बहुत मैटर नहीं करता कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने वो चीज कभी ना कभी रीड की है कि नहीं, आपकी कभी कभी आपकी नजरों के सामने आया है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो एटलीस्ट आपको एक गो थ्रू होना है उस पेपर से, उस सब्जेक्ट से, उस सिलेबस से। तो सिलेबस की एक एक चीज को आपको कवर करना है। अगर आपकी एक भी चीज छूटी है तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, कि एमसीक्यू में आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के कभी कभी इंट्यूशन आ जाता है कि ये कहीं तो देखा है, टिक कर देंगे आप इतना टेंशन मत लीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यू रट जाइए। एक प्रोसेस होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन सही होते हैं वो तो होते हैं, ऑप्शन जो गलत होते हैं उसमें उसको भी पढ़ लीजिए ठीक से कि ये क्यों ऑप्शन है, इसके सही क्या, जैसे क्रोनोलॉजी दी हुई है, ऑप्शन जो सही है तो उसको पढ़िए ही पढ़िए, जो गलत है उसको भी पढ़िए कि उसका सही क्या होगा। क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस तो आपने कवर कर लिया है, फिर क्वेश्चन पेपर के थ्रू यूजीसी नेट के उससे भी सिलेबस कवर कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग एमए एंट्रेंसेस के, अलग अलग सीयूईटी पीजी ये सब जितने एंट्रेंस हुए सबके पेपर सॉल्व कराए हैं, करके ही जाइए। मैंने बताया कि एनटी करा रहा है तो हर पेपर में ऑलमोस्ट उनके क्वेश्चन सेम होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, करके जाइए, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये पेपर 2 का था। पेपर 2 में मैंने पेपर डाउनलोड किए थे, सारे सॉल्व किए थे मैंने, और पेपर 2 में जब मैं करता था तो मेरे जो भी मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में जितने आते थे मेरे करते वक्त मॉक वॉक में, उतने ही ऑलमोस्ट मेरे आए मेन पेपर में भी। जैसे मेरे मेन पेपर में आए 75 और उसमें मेरे आते थे 36 75 76 के आसपास आते, 78 कभी कभी 80 भी चले गए, क्योंकि पीवाईक्यू था तो पढ़ा हुआ था, तो उतने ही आते थे और उतने ही आ गए। पेपर 1 में भी यही हुआ, पेपर 1 में मैंने पीवाईक्यू किया तो मेरे हमेशा 36 37 35 34 ऐसे आते थे, और मेरे मेन पेपर में 35 आ गए। इनफैक्ट मेन पेपर हमारा बहुत टफ था। आप अगर जाके देखेंगे कि शिफ्ट 2 में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए पेपर 1 में, तो आप पाएंगे कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इतने मार्क्स आए नहीं ज्यादातर लोगों के, मेरे हाईएस्ट मार्क्स में से एक होंगे पेपर 1 में, क्योंकि वो पेपर 1 काफी थोड़ा अजीब क्वेश्चन आ गए थे उसमें, मतलब आर्बिट्री ना पढ़े हुए, कहीं देखा ना हो, ऐसे क्वेश्चन काफी आ गए थे। बट फिर भी वही मैंने बताया कि 4 यूनिट ऐसे थे जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, उन पेपर्स को करने की वजह से, उन क्वेश्चन को करने की वजह से वो क्वेश्चन मेरे बच गए। मतलब कई बच्चों के गलत हो गए बट मेरे बच गए, क्योंकि मैंने उस टाइप के छोड़े नहीं थे, सॉल्व किए थे। और मैंने वो जो मैथ्स पे हमेशा डीआई पे, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन पे हमेशा भरोसा कीजिए, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम निकाल के। इंडियन लॉजिक एक चीज मैं मेंशन करूंगा, मुझे वास्तव में नहीं आई ठीक से, तब भी नहीं आती थी, बट मैंने उसको रीडिंग अच्छे से की थी। मैंने ये माना था कि आ गया तो ठीक है इजी, टफ आया तो छोड़ देंगे या नहीं तुक्का लगा देंगे, बट वो आया भी था। उसमें से मेरे 2 या 3 में से एक शायद सही था मेरा, 2 गलत भी थे उसमें। तो अब इतना तो किसी को समझ में आता है तो ठीक है, वो मुझे नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया। सब कुछ पढ़ के जाइए। अब देखिए मुझे इंडियन लॉजिक भी बहुत टफ लगता था, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं पढ़ के गया उसे। पबैट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं पढ़ के गया उसे। आईआर मुझे बहुत पसंद था, थ्योरी थॉट मुझे बिल्कुल बहुत पसंद है, बट पॉलिटी नहीं पसंद था, तो मैंने पॉलिटी को इंप्रूव किया, क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे आगे पॉलिटी उसमें आएगी ही आएगी, तो पॉलिटी को कभी मत छोड़िए। कुछ क्वेश्चंस है मैंने नोट किए हैं, ताकि अगर कुछ बातें मेरी छूट गई हो तो उसको मैं इसमें कवर कर लूं। और दूसरी चीज की मैं टेलीग्राम का लिंक, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा मैं, और है भी, जिसपे मैं गाइडेंस दूंगा बच्चों को, जो भी जिनको भी चाहिए इस एग्जाम को निकालूंगा, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा कई सारी चीजें। रिसोर्सेज जो चाहिए वो आप मुझे टेलीग्राम पे थ्रू बता सकते हैं, मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, मेरे पास जो होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आपको कोई डाउट होगा तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने नोट किया था, ताकि मतलब कन्वीनियंस रहे मेरी बताने में, जैसे मैं भटक ना जाऊं बहुत ज्यादा और चीजें कवर भी कर दूं, तो सोचा था मैंने बताने का। तो पहला क्वेश्चन है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन ही है। आपको भारत में आप कोई भी एग्जाम देख लो, सब में ये कहते हैं लोग कि मल्टीपल रिवीजन इज द की, और इसमें भी वही है। आप 10 किताबें मत पढ़ो, रिवीजन बहुत करो,
क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको आएंगे या नहीं आएंगे, वो हिट एंड मिस है। बट क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी तो आप पक्का गलत करेंगे उसे। लिबर्टी पे, राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ध्यान नहीं देते हैं। बार बार रिवीजन करने से हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है और चीजें याद रहती हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो उसके बिना कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और सेम केस इसके साथ भी है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू, जितने मन करे उतने सॉल्व कर दो, जितने ज्यादा रहे उतना सही है। मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे से सॉल्व किया है। जैसे अगर मैंने एक पेपर सॉल्व किया जिसको मैंने देखा कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए, 60 मार्क्स आए, फिर मैंने फेंक दिया उठा के पेपर, किसी काम का नहीं हो पेपर सॉल्व करना। 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 पेपर सॉल्व करो अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। 5 पेपर्स में से 500 क्वेश्चन जितना वैल्यू निकालो, मतलब 500 क्वेश्चन जितना उसमें से कंज्यूम करो, जितना इनपुट जितना ले सकते हो उसे इतना अंडरस्टैंड कर सकते हो, पढ़ो उसको अच्छे से, उसके ऑप्शन को पढ़ो। सो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कह रहा हूँ। और उसका नोट्स बनाओ, जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी पेपर 1 के उसका एक अलग नोट्स बनाओ, पेपर 2 का अलग नोट्स बनाओ। मैंने ये किया था, जितने मेरे क्वेश्चन गलत होते थे मैं अक्सर उसका कोई कहीं ना कहीं नोट कर लेता था। एक कॉपी नहीं तो जहां मैं नोट्स बनाता हूँ या किसी किताब में टॉपिक लिखा है वहीं पे मैं नोट कर लेता था उसको, कि मेरा ये चीज गलत हो गया था, ये चीज यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो आपको अपनी गलतियों को भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन गलतियों से ही आ जाएगा कई बार। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, डजंट मैटर। आपको कोई किताब खत्म करनी है, आपको कोई नोट्स खत्म करने हैं, तो आप वो मान के चलो। उसके बाद आपको मूवी देखनी है, आप मूवी देखो, घूमने जाना है घूमने जाओ, लेकिन आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो। 2 दिन का गैप आने के बाद आप 4 दिन वेस्ट कर दोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे ठीक से। तो इसलिए गैप मत देना, कंसिस्टेंट रहना। किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा चलता है, बट कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि एक बार छूटने के बाद पढ़ाई बैठना बहुत मुश्किल होता है। ये बैठने की आदत जो होती है पढ़ने के लिए आपको, ये बहुत लॉन्ग रन में हेल्प करेगी, और आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए इसे, क्योंकि सारे पेपर लगातार होंगे। अब जेआरएफ हो जाएगा तो आपका वही थोड़ी है रुकने का, वो अपना सेमेस्टर होगा, दूसरे कॉलेजों का पीएचडी एंट्रेंस होगा। मैं खुद पीएचडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, गैप नहीं देना, आपको कंटिन्यू रहना है अपने प्रोसेस में। हाउ मेनी बुक्स, तो मैंने बताया आपको कि मैंने कुल मिला के 5-6 किताबें ठीक से पढ़ी। मैंने रीडिंग तो की होगी, आईआर की भी बहुत सारी, और थ्योरी थॉट की भी मैंने बताया, राजीव भार्गव और हेवुड। बट मैं 5 किताबें बोलता हूँ कि आपको मस्ट है, पढ़ना ही है। 6 मान लीजिए अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, जो कि मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने डीडी बासु पढ़ी थी बहुत पहले। फिर मैंने उड़ान की वो शॉर्ट नोट्स वाली पढ़ी थी। बट पेपर 1 के लिए कोई किताब नहीं। पेपर 2 में वेस्टर्न इंडियन और पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ ओपी गौबा मैंने पढ़ी। ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा, आपके लिए नहीं काम करेगा, आप देख लेना अपने हिसाब से, इम्प्रोवाइज कर लेना। बेलिस एंड स्मिथ और एंड्रू हेवुड इज अ मस्ट किताब किसी भी एग्जाम के लिए, आईआर का कोई भी सिलेबस हो तो जरूर पढ़ें। उसमें ना चार्ट होता है, इवेंट वाइज, डेट वाइज, उसको आप काट के, किताब नहीं होगी तो उसको आप लिख लें कहीं पे। वो कई सारे एग्जाम में क्रोनोलॉजी सेट करने के, आपको कई सारे क्वेश्चन में आपको गलत ऑप्शन पता होगा, आपको सही नहीं पता होगा, तो आप गलत ऑप्शन से भी सही क्वेश्चन सही मतलब टिक कर देंगे ऑप्शन। वो तभी होगा जब आपको कई सारी नॉलेज होगी। और ऐसे डेट्स के जो चार्ट बनाए होंगे इन किताबों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप जरूर याद करें। तो मैंने 5 किताबें बोली, ओपी गौबा की वेस्टर्न इंडियन और पॉलिटिकल थ्योरी, बेलिस, एंड्रू हेवुड आईआर के लिए, पॉलिटिकल मैंने बता दिया। बाकी किसी के मैंने टूटे फूटे, और यूट्यूब पे बहुत डिपेंडेंट मैं रहा था, तो जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था उसको, और क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व करने हो, उसका एनालिसिस करना हो, सब कुछ के लिए मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट था। नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं आपको याद नहीं रहेगा 1 हफ्ते बाद, तो आपको नोट जरूर बनाने हैं, सब भूल जाओगे। इसीलिए नोट बना लो, वीडियो देख रहे हो कहीं नोट कर लो, बिना नोट किए कुछ नहीं होगा। पेन हमेशा हाथ में होना चाहिए आपके कॉपी के साथ। मैंने फिर बता दिया कई सारी चीज में कैसे मोटिवेटेड रहें। तो देखो यार, तुम्हारा मोटिवेशन अपना इंटरनल होना चाहिए, कभी भी बाहर के मोटिवेशन के लिए मत जाओ। बाहर का मोटिवेशन तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, कोई भी व्हाट्सएप पे कोट वोट किसी काम नहीं आता है। अपना मोटिवेशन रखो अंदर से कि तुम पेपर दे क्यों रहे हो। अगर तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए, पीएचडी में, रिसर्च में अपना नाम रोशन करना है, जो भी करना है तुमको, वो अपने मन में हमेशा सोच के रखा करो और उससे आगे बढ़ा करो। ये बाहरी किताबें और कोट और किसी इंसान को सोच के ये सब कुछ नहीं होने वाला। अपने इंटरनल मोटिवेशन रखो कि तुमको ये करना क्यों है, वही लॉन्ग रन में तुमको हेल्प करेगा। नहीं तो तुम हर दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे और स्टेटस खोजोगे कि क्या कुछ मिल रहा पढ़ने के लिए, अरे वाह क्या मोटिवेशन है। तो बी और डेवलप इंटरनल मोटिवेशन इनसाइड यू। फिर करंट अफेयर कैसे पढ़ें, ज्यादा ध्यान मत दो। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े से पॉलिटिकली अवेयर होगे, क्या हो रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उतना रहो। इंस्टाग्राम चलाते हो, जो फेसबुक चलाते हो, वहां पे ये लाइक करके रखो वो सब पेजेस को, अपने आप तुम्हें न्यूज मिलती रहेगी। और न्यूज के ऐप हमेशा रखा करो अपने फोन में, तो हमेशा नोटिफिकेशन में आए तो वहीं से देख लो। एक करंट अफेयर से अवगत होना बहुत जरूरी है, बाकी पूरा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन के लिए सिलेबस भी बहुत है पढ़ने के लिए। तो बस एक अवेयरनेस रखो करंट अफेयर्स की, हो क्या रहा है देश दुनिया में।
एग्जाम कब देना चाहिए? मेरा मानना है एमए एंट्रेंस दे के आओ, तुरंत दे दो एग्जाम, क्योंकि फ्रेश रहेगा सब कुछ, तो दोगे तो बहुत हेल्प होगी तुम्हें। बाद में पढ़ोगे तो भूल गए रहोगे हर चीज, तो इसलिए तुरंत आओ, तुरंत दो, और जितना जल्दी निकल जाएगा उतना टेंशन खत्म होगा, फिर तुम सिनॉप्सिस पे और बहुत सारी चीजों पे काम कर पाओगे। तो एक तरह का चीज है ये, एलिजिबिलिटी निकालो इसे और हटाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दो। एमए में आने के बाद ही दे सकते हो, उसके बाद तो फिर उसके पहले मतलब नहीं है कोई, उसके बाद आओ तभी दो। पहली बार जब भी पेपर होता है, साइकिल जो भी होता है, उसमें दे दो तुम अटेम्प्ट। जेआरएफ के बेनिफिट क्या है मैंने बोला, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है आपको, एक आपके अंदर ऊर्जा और कॉन्फिडेंस भरेगा लाइफ में। आपको कोई भी एग्जाम देना है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा, तो आप अपने पे बिना परिवार से पैसे लिए करके अपना पढ़ाई कर पाएंगे। और आपको रिसर्च करना है तो वो भी आप इंडिपेंडेंट होकर कर पाएंगे, आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टेंशन नहीं होगी। मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में कितनी टेंशन होती है इस सब चीज़ों को लेकर, तो आप बहुत ही फ्री होंगे मेंटली। मैं अपना ईमेल, टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का जो भी लिंक है सब बता दूंगा, मेरे नाम से ये सारी चीज़ें, तो आप खोज भी सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हर जगह पूछिए, मैं हर जगह रिप्लाई दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी रिसोर्स हो, सब कुछ, हर चीज़ के लिए मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। तो इसके साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ के बारे में जानना है, एक एक यूनिट के बारे में सब कुछ बता दूंगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, जिसमें मीडियम पे आपको सही लगे। आप यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके समरी में ये बोल दूं मैं कि मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं तो गोरखपुर में रहता हूँ, ऐसे शहर में दूर दराज के, लेकिन इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोग को ये बता पाऊँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, कैसे इस पेपर को निकाला, ताकि आपकी कुछ भी अगर हेल्प हो जाती है, 2-3 बच्चे भी अगर ये देख के नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत अचीवमेंट होगी। और ये नेट जेआरएफ का पेपर है, ये इतना बड़ा पेपर नहीं है, तो इसके बड़े बड़े पेपर और हैं बहुत इससे। तो इसमें डिसेंसी, एकदम सच्चे रहिए पढ़ाई के साथ साथ, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है लेकिन अच्छे से कवर कीजिए। तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक का एक बार और धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया। और कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो इनके चैनल पे जाइए। हमने प्रिपरेशन करते टाइम इन्हीं के चैनल से जाके कई सारे वीडियोस देखे थे यूनिवर्सिटी में आने के, जब मैं जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहा था, बीएचयू में कैसे आते हैं, कैसे एंट्रेंस देते हैं, तो हर चीज़ में इनका चैनल ने मुझे हेल्प किया। तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इनको बहुत साल से फॉलो करता हूँ, तो आप भी फॉलो करें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।